स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल। कल आपको बताया था मसल जो होती है पेशी वो ऊतक है और किससे बनी है, पेशी कोशिकाओं से बनी है। पेशी कोशिकाओं के अंदर फिर छोटी संरचनाएं होती हैं, इनको पेशी तंतुक कहते हैं, मायोफाइब्रिल। इसके अंदर फिर छोटी संरचना होती है माइक्रोफिलामेंट, उसके बाद में नैनोफिलामेंट्स होते हैं। तो इसकी संरचना यदि हम देखें एक पेशी तंतु को निकाल के, तो वो किस तरह की संरचना होगी। जैसे कोई भी पेशी तंतुक हो तो उसके अंदर दो तरह की पट्टियाँ पाई जाती हैं। उसके अंदर दो तरह की पट्टियाँ पाई जाती हैं, दो तरह के बैंड, इंग्लिश में बैंड कहते हैं, हिंदी में पट्टियाँ कहते हैं उसको। दो तरह की पट्टियाँ होंगी, एक तो जो पट्टी होगी उसको तो हम ए बैंड कहेंगे, दूसरी इसके बाद में जो होगी वो आई होगी, फिर उसके बाद में ए बैंड होगा और फिर आई बैंड होगा। यानी कि ए और आई, अभी पूरा मतलब बता रहे हैं, ए से क्या मतलब, आई से क्या मतलब है। ए जो पट्टी होती है वो गहरी होती है और आई पट्टी जो होती है वो थोड़ी सी लाइट कलर की होती है, वो इतनी गहरी नहीं होती। तो ए और आई दोनों एक दूसरे के एकांतर क्रम में पाई जाती हैं। यानी एक आई है वो दो ए बैंड से घिरा रहता है, एक ए बैंड दो आई बैंड से घिरा रहता है। तो एक दूसरे के एकांतर क्रम में ए तथा आई पट्टियाँ पेशी तंतु के अंदर पाई जाती हैं। अब ये ए और आई पट्टियाँ होती क्या हैं। जो ए पट्टी जो होती है यानी कि ए बैंड, ए का मतलब होता है एनाइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपिक, एनाइसोट्रॉपिक का मतलब विषम दैशिक। विषम दैशिक, विषम दैशिक से क्या मतलब है कि यदि हम एक किसी लाइट की किरण को ए बैंड में से प्रसारित करें, ए बैंड में से हम एक लाइट की किरण डालें, प्रकाश की किरण, तो वो किरण सभी दिशाओं में एक समान वितरित नहीं होती है, एक समान वितरित नहीं होती है। तो इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं विषम दैशिक यानी कि एनाइसोट्रॉपिक। तो ये क्या प्रदर्शित करता है कि यदि हम प्रकाश की किरण को इसमें से गुजार रहे हैं और वो सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित नहीं होती, इसका मतलब उस जगह का जो अपवर्ती गुणांक जो होता है, अपवर्ती गुणांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तो पता है आपको, जब सूर्य की किरणें या कोई भी किरणें, प्रकाश की किरणें, फिजिक्स पढ़ी है आपने, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं। जैसे सघन से वो विरल से सघन में जाती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। और सघन से विरल में जाएंगी तो अलग जाएंगी, विरल से सघन में जाएंगी तो अलग जाएंगी। मतलब यानी कि अपने निश्चित मार्ग से या तो वो निश्चित मार्ग की तरफ मुड़ जाती हैं या उससे दूर चली जाती हैं, तो उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो इसका जो अपवर्तन गुणांक है इस भाग का वो समान नहीं है, इसलिए ये प्रकाश की किरण समान रूप से वितरित नहीं होती। लेकिन यदि दूसरा जो होता है आई पट्टी यानी कि आई बैंड, और आई से मतलब है आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक का मतलब हो गया समदैशिक। समदैशिक, समदैशिक का उसके विपरीत अर्थ हो जाएगा। यदि प्रकाश की किरण को इसमें से हम प्रसारित करेंगे या प्रवाहित करेंगे तो वो सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित हो जाएगी। तो इसका मतलब इसका अपवर्तन गुणांक है वो एक समान है, पूरे माध्यम के अंदर इसका अपवर्तन गुणांक समान है। तो ये गहरा होता है और ये हल्का होता है। तो गहरी और हल्की पट्टियाँ एक दूसरे के एकांतर क्रम में व्यवस्थित रहती हैं। अब इसकी यदि हम संरचना पूरी देखें सूक्ष्मदर्शी से, तो ये जो हमारे अंदर जो पेशी है और पेशी के अंदर जो संरचना है उसके अंदर बैंड पट्टी किस तरीके से व्यवस्थित रहती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि इसके मध्य में ये ए बैंड होता है, तो ये ए बैंड हो गया। ए बैंड का एक सिरा ये और एक सिरा ए बैंड का ये। ए बैंड जो है वो कैसा बताया था मैंने अभी आपको, वो गहरा होता है, डार्क होता है। लेकिन इसके मध्य के अंदर जो जगह है ये,
तो ये तो मैं मान लो डार्क बना रहा हूँ, इसके दोनों तरफ का जो जगह है वो तो गहरी हो गई, लेकिन इसके अंदर की जो जगह है वो अपेक्षाकृत हल्की होती है। तो ये जो हल्की जो जगह है इसको हम नाम देते हैं एच क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब हो गया जोन। एच का मतलब है हेंसन। हेंसन एक जर्मन वैज्ञानिक का नाम है, हेंसन HENSON। तो उसका पहला हमने ले लिया है अक्षर, वो क्या हो गया एच। तो इसको हम एच क्षेत्र कहते हैं। यह भी इसका उत्तर बाद में मिलेगा जब और आगे पढ़ेंगे कि ये भाग क्यों हल्का है और इसके दाईं और बाईं ओर का जो भाग है वो गहरा क्यों है। ये भी थोड़ी देर बाद में जब इसकी और संरचना देखेंगे तो उसका उत्तर वहाँ मिलेगा हमको। ये जो एच क्षेत्र है, ये इसका जो साइज होता है वो 0.5 माइक्रोन इसका साइज होता है, 0.5 माइक्रोन। पूरा जो ए बैंड है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ए पट्टी जो है, इस ए पट्टी का साइज होता है 1.6 माइक्रोन। ए पट्टी का साइज कितना है 1.6 माइक्रोन। उसमें से कितना क्षेत्र ऐसा है जो हल्का है 0.5 माइक्रोन। अब ये तो हो गया आपका ए बैंड। इसके दोनों तरफ जो बैंड है वो मैंने आपको बताया था वो होता है आई बैंड। तो ये एक आई बैंड, थोड़ा सा इसको लाइन को पतला करें। एक चीज और है इसके अंदर कि एच क्षेत्र के अंदर भी एक छोटी सी लाइन होती है घेरी। पूरा क्षेत्र गहरा है, बीच वाला क्षेत्र हल्का है, और हल्के क्षेत्र के अंदर भी हमारी पेशियों में एक गहरी लाइन पाई जाती है। यह गहरी लाइन होती है एम लाइन, एम रेखा। एच का मतलब तो मैंने बताया था हेंसन, ये तो वैज्ञानिक का नाम है, और एम का मतलब होता है मीजोग्राम, ये भी वैज्ञानिक का नाम है मीजोग्राम। तो इसमें तो हमने एच लेटर ले लिया और इसका एम ले लिया। ये गहरी धारी होती है। अब इसके बाद में जो आई बैंड है, ये आई बैंड और ये आई बैंड। इसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, फिर से ए बैंड हो जाएगा, इसका ए बैंड हो जाएगा। क्या बताया था आपको, ए और आई एक दूसरे के एकांतर क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। तो ए बैंड है, इसके दोनों तरफ आई बैंड है, फिर उसके बाद ए बैंड चालू हो जाएगा। जो आई बैंड है, ये जो आई बैंड है ये अपेक्षाकृत हल्का है, और इसका जो साइज है वो 1 माइक्रोन है। तो एक आई पट्टी तो इधर हो गई और एक आई पट्टी इधर हो गई, और इसका साइज हो गया 1 माइक्रोन। अब इस आई पट्टी के अंदर एक रेखा पाई जाती है बीच में, जो इसको बराबर के 2 भागों में विभाजित कर देती है। ये इसको बराबर के 2 भागों के अंदर विभाजित कर देती है। इस रेखा को हम कहते हैं जेड लाइन, जेड रेखा। एक टर्म होती है जर्मन में जुस्सनहावे। तो जुस्सनहावे जो शब्द है वो जेड से प्रारंभ होता है, इसलिए जेड लाइन, या इसको हम कहते हैं क्राउजे। क्राउजे वैज्ञानिक ने दिया था, क्राउजे की रेखा, यानी कि लाइन ऑफ क्राउजे। ये होता है इस तरीके से। अब दोबारा समझिएगा इस चीज को। मैंने क्या बताया था, पेशी के अंदर पेशी कोशिका पाई जाती है, यानी पेशी तंतु। पेशी तंतु के अंदर, पेशी तंतु आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मसल या पेशी कैसे कार्य करती है। उसके लिए क्या जरूरी है, पेशी के अंदर पाए जाने वाली जो संरचना है पेशी तंतुक, वो सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। अब पेशी तंतुक की जो संरचना होगी उसकी शेप कैसी होगी, वो भी लंबी होगी और बेलनाकार होगी। जैसे पेशी की शेप है वैसी पेशी तंतु की है, और उसी तरीके से पेशी तंतु की है। लेकिन उसमें 2 तरह की पट्टियां पाई जाती हैं, ए और आई।
ये पट्टियाँ एक दूसरे के एकांतर क्रम में व्यवस्थित रहती हैं। ए पट्टी गहरी होती है, आई पट्टी हल्की होती है। ए पट्टी का साइज होता है 1.6 माइक्रोन, आई पट्टी का साइज होता है 1 माइक्रोन। ए पट्टी जो गहरी होती है उसके बीच में 0.5 माइक्रोन का जो जगह है उसको हम एच क्षेत्र कहते हैं। एच का मतलब हैंसन वैज्ञानिक का नाम है, एच क्षेत्र कहते हैं। इसके अंदर फिर एक गहरी लाइन होती है, उसको एम रेखा कहते हैं। एम शब्द लिया गया है मीजोग्राम से। जो आई बैंड है वो 2 बराबर के भागों में विभाजित रहता है, और जो संरचना उसको 2 बराबर के भागों में विभाजित करती है उसको हम क्राउजे की रेखा या जेड लाइन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये देखिए आप कि 2 जेड लाइन के बीच की दूरी, अब तुम बीच में पहले मत बोलो, समझ में आया ना, जो क्वेश्चन पूछना हो तब बोलो। 2 जेड लाइन के बीच की जो दूरी होती है उसको सार्कोमियर कहा जाता है। सार्को मैंने बताया था, सार्को और मायो ये शब्द क्या प्रदर्शित करते हैं, पेशी को। मैं मायोलॉजी कहूँ तो मायोलॉजी का मतलब, लॉजी का मतलब स्टडी, अध्ययन। मायोलॉजी यानी किसका अध्ययन, पेशियों का अध्ययन। सार्कोलॉजी कहूँ तब भी पेशियों का अध्ययन ही होगा। कल मैंने बताया सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम, सार्कोसोम्स, सार्कोप्लाज्म, सार्कोलिमा, ये सब किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये पेशी को प्रदर्शित कर रहा है। ऐसे ही 2 जेड लाइन के बीच की जो दूरी होगी उसको हम नाम देंगे सार्कोमियर। सार्कोमियर, सार्कोमियर एक महत्वपूर्ण संरचना होती है, यानी कि पेशी की जो कार्यकी की इकाई होती है, एक तो होती है संरचनात्मक इकाई। यदि ये पूछा जाए पेशी की संरचनात्मक इकाई क्या है, तो उसका तो उत्तर हो जाएगा आपका मायोफाइब्रिल, यानी कि मसल फाइब्रिल जो आप पढ़ रहे हैं। ये दोनों तरह से पूछा जाता है ये सवाल। पेशी की संरचनात्मक इकाई क्या है, तो उसका उत्तर तो हो जाएगा मायोफाइब्रिल, पेशी ये तंतुक। और इसी को मैं बदल दूं कि पेशी की क्रियात्मक इकाई क्या है, तो उसका उत्तर हो जाएगा सार्कोमियर। यानी जो आवश्यक परिवर्तन होते हैं पेशी के संकुचन के समय, वो किस संरचना के अंदर होते हैं, सार्कोमियर में। तो सार्कोमियर तो क्या हुई, उसकी क्रियात्मक इकाई, कार्य की इकाई, कार्यात्मक इकाई, और संरचनात्मक इकाई हो गया उसका मायोफाइब्रिल। अब एक सार्कोमियर क्या प्रदर्शित कर रहा है, 2 लगातार पाए जाने वाले जेड लाइन की दूरी। मैं ये कहूंगा 2 जेड लाइन के बीच की दूरी, वो भी गलत है। ये एक जेड लाइन, ये एक जेड लाइन, ये एक आगे भी आ जाएगी जेड लाइन, और एक इससे पहले भी जेड लाइन है। तो कौन सी 2 जेड लाइन के बीच की दूरी, 2 लगातार पाए जाने वाले जेड लाइन के बीच की दूरी जो होती है उसको सार्कोमियर कहते हैं। ये पेशी की कार्यात्मक इकाई होती है, क्योंकि आवश्यक परिवर्तन जो होते हैं पेशीय संकुचन के समय वो किस में होते हैं, सार्कोमियर में। अब देखिए एक सार्कोमियर है, एक सार्कोमियर है हमारे पास में। तो सार्कोमियर के अंदर यहां से देखिएगा आप, ये आई बैंड है, आधा आई बैंड होगा ना, इधर देखिए जो मैं बता रहा हूं बोर्ड पे, ये सार्कोमियर से मैं इधर चल रहा हूं, तो ये आधा आई बैंड हो गया ना, हाफ आई बैंड। हाफ तो उसके अंदर आई पट्टी हो गई। फिर ये दूसरा क्या हो गया, पूरा ए बैंड। एक क्या हो गया, ए पट्टी हो गई। फिर और क्या है इसके आगे, फिर हाफ आई बैंड हो गया, हाफ आई पट्टी हो गई। यानी कि एक सार्कोमियर में क्या आ रहा है, एक सार्कोमियर में क्या चीज आ रही है, एक ए बैंड एक आई बैंड। लेकिन एक ए बैंड एक आई बैंड कहना सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, कि जो आई बैंड है वो अलग अलग है, वो एक नहीं है। कहने में तो एक है, संख्या में तो एक है, लेकिन वो आधा भाग पहले वाला आई बैंड का है, आधा वाला भाग दूसरे वाले को। तो लिखा जाएगा पेपर में आधा आई पट्टी पहले वाली, ए बैंड ए पट्टी बीच वाली, फिर आगे का नेक्स्ट वाला जो होगा अगला आई बैंड उसका आधा भाग। यानी कि इसको लिखे हैं हम 0.5 माइक्रोन, 1.6 माइक्रोन और 0.5 माइक्रोन। समझ में आ रही बात ये कितना हुआ एरिया, 1 माइक्रोन का पूरा है, आधा कितना हो जाएगा 0.5 माइक्रोन, ये पूरा है 1.6 माइक्रोन, ये फिर आधा रह गया, 1 का आधा कितना हो गया 0.5 माइक्रोन। टोटल हम इसका करेंगे तो ये हो गया 2.6 माइक्रोन। यानी एक सार्कोमियर का साइज क्या होता है, तो उत्तर आएगा उसका 2.6 माइक्रोन। कैसे आया 2 माइक्रोन, एक आधा
उसके अंदर आई पट्टी, एक पूरी ए पट्टी और उसके बाद एक आधी आई पट्टी, तो ये आ गया 2 पॉइंट। ये पूछा जा सकता है साइज कितना है, 2 पॉइंट। रटने की जरूरत नहीं, आपको समझने की जरूरत है कि पहले क्या चीज़ हम कर रहे हैं, अब इसके बाद अंदर क्या होती है स्ट्रक्चर वो पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या होती है वो पढ़ेंगे, वहाँ तक पढ़ेंगे तब आपको आगे समझ में आएगा कि इसकी कायरिकी क्या होती है। अब इस चित्र को अपने दिमाग में रखिएगा, अब इसके अंदर क्या होता है वो समझिएगा। उधर तो नीचे रहेगा, यहाँ मैं बना रहा हूँ आपको उसी चित्र को दूसरे तरीके से बना रहा हूँ। ये लिख लिया 2.6 माइक्रोन कैसे होता है। अब इसके अंदर क्या है देखिएगा, ये तो मैंने बना दिया मायोफाइब्रिल की बाउंड्री ऊपर नीचे की। अब जो ए बैंड है, जैसे ए बैंड ये है और ये बैंड की बाउंड्री है, ए बैंड के अंदर क्या होता है, ए बैंड के अंदर एक दूसरे के समानांतर ऐसे इस तरह से प्राइमरी फिलामेंट, प्राथमिक तंतु इसके अंदर व्यवस्थित रहते हैं एक दूसरे के समांतर क्रम में, और ये मायोसिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, मायोसिन तंतु। तो ये जो तंतु हैं ये प्राथमिक तंतु यानी कि प्राइमरी फिलामेंट किसके बने हुए हैं, मायोसिन प्रोटीन के बने हुए, इसलिए इनको मायोसिन तंतु भी कह सकते हैं। एक तंतु की लंबाई कितनी होगी, जितनी की ए बैंड की है, 1.6 माइक्रोन, यानी यहां से लेके यहां तक ये पूरा फैला हुआ है। यानी आपको कंफ्यूजन हो तो इसको पूरा बना दीजिएगा, पूरा यहां से लेकर के और इस बाउंड्री को टच कर रहा है, बीच में खत्म नहीं हो रहा है, पूरा है। तो पूरी लंबाई में जब फैले हुए हैं, तो ये तो लंबाई में फैले हुए हैं, तो उसका मतलब जितना ए बैंड का साइज है उतना ही किसका साइज होगा, प्राइमरी फिलामेंट का साइज हो जाएगा। लेकिन जो आई बैंड है, आई बैंड के अंदर, जैसे ये मान लो आई बैंड है, उसके बाद ए बैंड प्रारंभ हो गया इधर से, और इसके बाद में भी ए बैंड हो गया। जैसे मैंने ये आई बैंड बनाया है, ये आई बैंड इधर हो गया। फिर आई बैंड में मैंने आपको क्या बनाया था, अभी जेड रेखा बनाई है, तो उसको मैंने जेड रेखा को इधर बना दिया, बीच में जेड रेखा हो। अब देखिएगा, जो आई पट्टी है उसके अंदर दूसरे तरह के तंतु पाए जाते हैं, इनको हम कहते हैं द्वितीयक तंतु। वो तो हो गया प्राथमिक, प्राइमरी, इसमें हो जाएगा द्वितीयक यानी सेकेंडरी। वो बने होते हैं मायोसिन प्रोटीन के, और ये बने होते हैं, नाम सुना हुआ आपने, एक्टिन प्रोटीन। ये मोटे होते हैं, मोटे का मतलब इनका जो व्यास होता है वो 150 एंगस्ट्रॉम होता है। लंबाई तो हो गई 1.6 माइक्रोन, और इनका जो डायमीटर है, व्यास है, वो कितना है, 150 एंगस्ट्रॉम। जबकि जो एक्टिन फिलामेंट जो होते हैं, एक्टिन फिलामेंट्स जो पाए जाएंगे, उनकी जो मोटाई होगी वो इससे 1/3 होगी। 1/3 का मतलब हो गया 50 एंगस्ट्रॉम। तो एक एक्टिन फिलामेंट तो यहां से आया और एक एक्टिन फिलामेंट इधर से आया। लेकिन ये समझिएगा इसकी पोजीशन क्या है एक्टिन फिलामेंट की, कि एक एक्टिन जो फिलामेंट है, सेकेंडरी फिलामेंट, वो किसको घेरे हुए, वो आई बैंड के अंदर तो है ही पूरा, लेकिन वो साथ साथ अपने से जो पहले ए बैंड है थोड़ा भाग उसका घेर रहा है, और थोड़ा भाग अपने से आगे जो ए बैंड है, ये देखिए आगे वाला इधर निकल आया। लेकिन ये एक्टिन फिलामेंट बीच वाले भाग में नहीं पाया जा रहा है। बीच वाले भाग से मतलब हमारा हो गया जो एच जोन जो है, मैंने क्या बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि आपको इसका उत्तर मिल जाएगा
कि जो एच जोन है ये हल्का क्यों है, बाकी के दोनों सिरे ये गहरे क्यों हैं। बाकी के दोनों सिरे गहरे इसलिए हैं कि इसमें प्राइमरी प्राथमिक और द्वितीयक सेकेंडरी दोनों फिलामेंट पाए जा रहे हैं। तो दोनों पाए जा रहे हैं तो दोनों ओवरलैपिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को अध्यारोपित कर रहे हैं। उसकी वजह से ये डार्क है, ये डार्क है, अगल बगल वाला हिस्सा डार्क है लेकिन बीच वाला हिस्सा लाइट है। लाइट है, आपसे पूछा जाए क्यों है, क्योंकि इसके अंदर केवल मायोसिन फिलामेंट है, मायोसिन तंतु हैं, इसमें एक्टिन नहीं पाया जाता। लेकिन जब मसल में संकुचन होगा तो एक्टिन इसमें प्रवेश कर जाएगा, इधर का एक्टिन इधर आएगा, इधर का एक्टिन इधर आएगा और ये क्षेत्र कुछ समय के लिए गहरा हो जाएगा मसल के संकुचन के समय। तो मैं दूसरा नहीं बना रहा हूँ, लेकिन दूसरा भी देखिएगा, ये यहाँ पर बनाना चाहें तो ये यहाँ पर ऐसे दूसरा हो जाएगा, इधर से ये दूसरा आ जाएगा। समझ में आ रही बात है। तो आप ये बताइएगा आप मुझे कि इसकी जो ये जो द्वितीयक जो सूत्र है, सेकेंडरी फिलामेंट, इसकी जो लंबाई होती है और इसका जो व्यास होता है, व्यास तो मैंने बता दिया इसका 50 एंगस्ट्रॉम है, उसका 150 है, इसका 50 है, यानी 1/3 रह गया 50 एंगस्ट्रॉम। लेकिन लंबाई इसकी जो है वो ज़्यादा होती है, लंबाई इस फिलामेंट की ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होगी कि एक माइक्रोन का तो आपका क्या है आई बेंड, उसमें तो होगा ही होगा, ये उससे पहले भी और उसके बाद भी है। तो इसकी जो लंबाई होती है वो 2.02, यानी 02 को आप हटा भी दें कम है, 2 माइक्रोन, जितना आई बेंड है उससे जस्ट इसकी डबल लंबाई होती है। उससे ये थोड़ा तो अपने से पहले वाले ए बेंड के अंदर रहता है और थोड़ा आगे वाले ए बेंड। आगे वाले ए बेंड का मतलब कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा, यहाँ से प्रारंभ होगा, ये इस जगह से, इस वाले जगह से प्रारंभ होगा और अगले ए बेंड के जहाँ से एच जोन प्रारंभ हो रहा है वहाँ तक जाएगा। इसी तरीके से ये यहाँ तक रहेगा और इतना तो ए बेंड का हिस्सा हो गया, इतना आई बेंड का, और इतना ही ए बेंड के हिस्से में इधर रहेगा जहाँ पर एच जोन खत्म हो रहा है। यहाँ तो एच जोन खत्म हो रहा है और वहाँ एच जोन प्रारंभ होता है, उनके बीच में ये फिलामेंट पाए जाते हैं। लेकिन ये तो पिक्चर जो है ये कैसी है, 2 डायमेंशनल पिक्चर है। लेकिन 3 डायमेंशनल यदि हम देखें तो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र का मतलब जहाँ पर एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट दोनों उपस्थित हैं, वहाँ का यदि मैं क्रॉस सेक्शन ले लूँ, जैसे क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है कि जैसे एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट यूँ है, इसका मैं ऐसे सेक्शन ले लूँ क्रॉस सेक्शन, तो उसमें आप देखेंगे कि ये स्थिति जो है वो किस तरह की होगी कि मायोसिन फिलामेंट जो है, ये क्रॉस सेक्शन में मायोसिन फिलामेंट ऐसे आएगा, गोल है तो लंबा है, लेकिन सेक्शन लेंगे तो कैसा आएगा, गोल आएगा। तो मायोसिन फिलामेंट के चारों तरफ यदि हम देखें तो एक्टिन फिलामेंट जो आएंगे क्रॉस सेक्शन में वो कितने होंगे, 6 एक्टिन फिलामेंट होंगे। यानी कि जो 2 डायमेंशनल पिक्चर है उसके अंदर तो आपको इस तरह से दिखाई देगा कि एक मायोसिन के ऊपर और नीचे एक एक एक्टिन है। लेकिन यदि मैं इसका क्रॉस सेक्शन ले लूँ, इस वाले भाग का जहाँ पर कि दोनों एक दूसरे को अध्यारोपित कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो मायोसिन फिलामेंट है या जो प्राथमिक जो सूत्र मैंने आपको बताया था अभी, उसके चारों तरफ जो द्वितीयक सूत्र जो होंगे, एक मिनट, द्वितीयक सूत्र उसकी संख्या क्या होगी, 6। जैसे कि ये मान लो मेरा मायोसिन फिलामेंट है तो उसके चारों तरफ ऐसे 6 एक्टिन फिलामेंट इधर से होंगे और 6 ही एक्टिन फिलामेंट इधर से होंगे। तो यहाँ से क्रॉस सेक्शन लेंगे तो एक मायोसिन होगा और चारों तरफ उसके 6 एक्टिन फिलामेंट होंगे। इसी तरीके से यदि मान लो मैं एक एक्टिन फिलामेंट जो है वो चारों तरफ से कितने मायोसिन से घिरा रहता है, एक एक्टिन फिलामेंट चारों तरफ से 3 मायोसिन से घिरा रहता है। यानी कि एक मायोसिन 6 एक्टिन से घिरा हुआ है, उसको तो हम कहते हैं, क्या कहेंगे उसको, 6 से घिरा है, 6 को क्या कहते हैं, हेक्साट। और एक एक्टिन 3 मायोसिन से घिरा हुआ है तो ये बन गया ट्रायड, इसको तो हम कहेंगे ट्रायड, यानी कि त्रियक।
ट्रायड, त्रियक हो गया, और बाकी हो गया सारे हेक्साड हो गया। तो 3 डायमेंशनल पिक्चर यदि हम देखें तो एक मायोसिन फिलामेंट है या एक जो प्राथमिक सूत्र है उसके चारों तरफ 6 द्वितीयक सूत्र होते हैं, एक द्वितीयक सूत्र के चारों तरफ 3 प्राथमिक सूत्र पाए जाते हैं। अब इसके बाद में भी इसके अंदर और कुछ पाया जाता है, वो अब अगले चित्र में आप देखिए कि इसके अंदर क्या होता है। यानी इसी चित्र को मैं यदि और ज़्यादा सूक्ष्मदर्शी से देखूं तो इसके अंदर, जैसे ये आपको बार बार बता रहे हैं, ये बाउंड्री तो किसकी हो गई, ए बैंड की हो गई। तो ए बैंड के अंदर मैंने क्या बनाया था, अभी एक मायोसिन फिलामेंट बनाया है, मायोसिन, और उसके दोनों तरफ क्या बनाए, एक्टिन फिलामेंट बनाए। तो मैं मान लो एक एक्टिन फिलामेंट, ये मैंने बना दिया एक एक्टिन फिलामेंट इधर से, है तो बड़ा ज़्यादा ये, और भी लंबा होगा, लेकिन मान लो समझाने के लिए यहाँ तक बना दिया एक एक्टिन मैंने इधर बना दिया। फिर एक एक्टिन मैंने नीचे बना दिया। और एक एक्टिन ही बची। ये तो उसी डायग्राम को रिपीट किया है केवल, लेकिन समझने की चीज क्या है कि जो मायोसिन जो फिलामेंट है, जो प्राइमरी फिलामेंट है, वो ऐसा नहीं होता। जो प्राइमरी फिलामेंट है उससे ऐसे एक्टिन की तरफ ऐसे रेखीय संरचनाएं निकलती हैं दोनों तरफ। ये उसको स्पर्श नहीं कर रही हैं, टच नहीं कर रही हैं, लेकिन ये दोनों तरफ ऐसे रेखीय संरचनाएं अनेक सारी ये निकलती हैं यूं। लेकिन ये कहां पर नहीं है, जो एच जोन है, ये वाला जो क्षेत्र क्या है, ये एच क्षेत्र है। तो एच क्षेत्र के अंदर ये जो संरचना है आप देख रहे हैं, अनुप्रस्थ सेतु, क्रॉस ब्रिज जिसको कहते हैं, क्रॉस ब्रिज, इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है पेशीय संकुचन के अंदर। तो ये जो क्रॉस ब्रिज हैं, ये किससे निकल रहे हैं, ये किससे निकल रहे हैं, ये कौन सा सूत्र है, ये प्राथमिक सूत्र, यानी कि मायोसिन फिलामेंट है। तो प्राथमिक सूत्र से दोनों तरफ एक्टिन की तरफ प्राथमिक जो सूत्र है उससे दोनों तरफ एक्टिन की तरफ ऐसे अनुप्रस्थ सेतु निकले हुए हैं। ये किसकी तरफ है, एक्टिन की तरफ है। एक्टिन को ये स्पर्श नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब संकुचन होगा तो आप पढ़ेंगे ये क्रॉस ब्रिज एक्टिन के साथ मिल जाएगा और एक सम्मिश्र बना लेगा, कॉम्प्लेक्स एक्टोमाइसिन कॉम्प्लेक्स बना लेगा। लेकिन एक चीज़ ये पूछी जाती है कि जो अनुप्रस्थ सेतु हैं ये कितने डिग्री पर है, 60 डिग्री पर है। यानी इधर से देखेंगे तो 60 डिग्री पर होगा, इधर से देखेंगे तो इसको कितने डिग्री पर, कितने एंगल पर, कितने कोण पर ये एक्टिन फिलामेंट की तरफ, यानी कि द्वितीयक सूत्र की तरफ मायोसिन फिलामेंट से, यानी कि प्राथमिक सूत्र से ये अनुप्रस्थ सेतु निकले हुए हैं। तो उसका उत्तर आएगा 60 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो अनुप्रस्थ सेतु के बीच की दूरी क्या होती है। दो जो ट्रांसवर्स जो हैं आपके क्रॉस ब्रिजेज, उनके बीच की दूरी 60 से 70 एंगस्ट्रॉम होती है। दो अनुप्रस्थ सेतु के बीच की दूरी 60 से 70 एंगस्ट्रॉम। अनुप्रस्थ सेतु कितने कोण पर निकला रहता है, उसका उत्तर हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये निकले हुए किधर हैं, एक्टिन की तरफ, लेकिन एक्टिन को स्पर्श नहीं कर रहे हैं। स्पर्श कब करेंगे, जब मसल के अंदर संकुचन होगा। तो ये तो मायोसिन को प्रदर्शित कर रहे हैं और एक्टिन के साथ मिलकर के बना लेंगे एक्टोमाइसिन कॉम्प्लेक्स, एक्टोमाइसिन सम्मिश्र जिसको हम कहते हैं, वो बना लेते हैं। तो पहले तो ये, अब ये कौन से क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं, क्रॉस ब्रिज किस क्षेत्र में नहीं होंगे,
एच जोन के अंदर नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जब मसल में संकुचन होगा तो ये इधर खिसकेगा, तो उस केस में ये एक्टिन फिलामेंट इसके अंदर आ जाएगा। तो पहले तो ये संरचना जानना जरूरी है। पूरी संरचना बता दी आपको मैंने कि पेशी की संरचना क्या होती है। ये संरचना पता है तब चीज़ आगे की आपको समझ में आएगी कि संकुचन पेशी के अंदर कैसे होता है और उससे हमारे शरीर में गति किस तरीके से होती है। ये डायग्राम यहाँ तक बना लीजिएगा, तीनों डायग्राम। अब लिखिए पेशी कोशिका का रासायनिक संगठन केमिकल कंपोजिशन किसका? मसल का, मसल सेल का केमिकल कंपोजिशन। मैंने बताया था कोशिका द्रव्य को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। सार्कोप्लाज्म के अंदर पेशी कोशिका के अंदर यदि हम इसका रासायनिक संगठन देखें वाटर 75% तो पानी होता है। मैंने आपको पहले बताया सबसे ज़्यादा पानी हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाओं में होता है। ये कई बार आता है क्वेश्चन। क्या बताया था आपको मैंने जब शुरू में आपको पाचन तंत्र बताया था, जब बताया था सबसे ज़्यादा जल कौन से कोशिकाओं में होता है मनुष्य के? तंत्रिका कोशिकाएं बताया था मैंने, 90 से 92%। और उसके बाद में जल की मात्रा सेकंड हाईएस्ट कहाँ होती है? वो हमारी कंकाल पेशी कोशिका के अंदर होती है, 75%। लेकिन उत्तर में यदि 4 में तंत्रिका कोशिका नहीं हो और पेशी कोशिका हो तो उसमें उत्तर फिर पेशी कोशिका हो जाएगा। सबसे कम क्या बताया था मैंने आपको? सबसे कम जल की मात्रा हर एक में शरीर में अलग अलग कोशिकाओं में जल की मात्रा अलग अलग होती है, लेकिन जल बहुत ज़रूरी है क्योंकि जीव द्रव्य के अंदर मुख्य पदार्थ क्या होता है? जल होता है। सारी क्रियाएं किस में होती हैं? पानी के अंदर होती हैं। सबसे कम किस में बताया था आपको? ये पुराने जो आपको पढ़ाते हैं उनको रिवीजन नहीं करते कि आप इतनी आपको चीज़ें बता रहे हैं अच्छी अच्छी, जिन पे कि इतने सालों से क्वेश्चंस आते हैं पीएमटी के एग्ज़ाम में, 12th में, 11th में, तो वो रिवीजन नहीं करते कि आप जो यहाँ से लिख के लेके जाते हैं उनको। फिर कैसे फ़ायदा होगा बताओ? आपको जो चीज़ पढ़ा दी और वो आप लिख के ले गए तो उसको तो पढ़ना ज़रूरी है। एक बार सुनने के बाद में रिवीजन तो करना ज़रूरी है उसका। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से पूछता हूँ, हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? इनेमल। तो उत्तर आ गया इनेमल। सबसे कम पानी है जब भी तो कठोर है वो। सबसे ज़्यादा जो हार्ड स्ट्रक्चर मैंने बताई थी, हम हमेशा कंफ्यूज करते हैं, बोन होती है, अस्थि होती है, वो गलत है। सबसे ज़्यादा कठोर भाग है इनेमल। जो हमारा टूथ है, टीथ है, उसके चारों तरफ जो सफ़ेद जो कवरिंग दिख रही है आपको चमकदार, वो होती है इनेमल, क्योंकि इसके जीव द्रव्य में सबसे कम पानी पाया जाता है। 3 तरह से इसको पूछ सकते हैं। सबसे कठोर भाग कौन सा है? इनेमल ऑफ टूथ। सबसे कम पानी किस में पाया जाता है? कौन सी कोशिकाओं में? इनेमल ऑफ टूथ। अब ये बता दिए कितना पानी पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन आया कितना पानी पाया जाता है। जैसे 75% बताया, अभी 90 से 92% बताया, इसमें कितना पानी पाया जाता है? ये सब बता चुके हैं, लिखा चुके हैं आपको जो चीज़ मैं बताऊँ। 6 से 7%, 6% मान के चलो आप। कोई भी ऐसी कोशिका नहीं है जिनमें कि 6% से कम पानी पाया जाता है, तो सबसे कम पानी होगा। इसके बाद फिर मैंने बताया था, मैं इनेमल को हटा दूं यदि क्वेश्चन पेपर में से, तो दूसरा क्या हो जाएगा इसकी जगह पे? इसके बाद किसका नंबर आएगा कठोरतम भाग में? तंत्रिका कैसे हो जाएगी? वो सबसे मुलायम होगी, जिसमें सबसे ज़्यादा पानी है वो सबसे मुलायम होगी, सबसे कम पानी है कठोर होगी। तो इनेमल ऑफ टूथ मैंने बताया सबसे कठोर है। डेंटाइन बताया ना मैंने, टीथ के अंदर एक भाग और होता है डेंटाइन, उसमें 10% पानी पाया जाता है, डेंटाइन। तो इनेमल के बाद फिर डेंटाइन का नंबर आएगा। अब इनेमल नहीं है क्वेश्चन पेपर में 4 ऑप्शन में, तो डेंटाइन हो जाएगा। फिर डेंटाइन के बाद नंबर आएगा अस्थि का, बोन का, जिसमें कि 20 से 25% पानी पाया जाता है। तो ये सब पता आपको होना चाहिए कि जल की मात्रा इसमें तंत्रिका कोशिका के बाद सबसे ज़्यादा होती है, और उसके बाद में फिर होती हैं पेशीय प्रोटीन्स। इसके बाद जो महत्वपूर्ण रचना होती है 20%, वो होती है पेशीय प्रोटीन, मसल प्रोटीन्स। प्रोटीन्स लगेंगे तो बहुत सारी प्रोटीन है बॉडी में, एल्बुमिन भी है, ग्लोबुलिन भी है, फाइब्रिनोजन भी है, प्रोथ्रोम्बिन भी है, आपको दुनिया भरी प्रोटीन बताएंगे।
मसल के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन जो मसल के संकुचन में भाग लें वो 20% होती है। और उसके अंदर आपको पता होना चाहिए सबसे महत्वपूर्ण होती है मायोसिन, जिससे कि ये बताया अभी मैंने आपको प्राइमरी सूत्र बने हुए हैं मायोसिन के बने हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन मायोसिन है। उसके बाद अभी आपको बताया था एक्टिन, एक्टिन से द्वितीय सूत्र बने हुए हैं। ये दो तो सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन है। आपसे पूछा जाए सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन कौन सी है पेशियों के अंदर, पहले मायोसिन उत्तर होगा, उसके बाद एक्टिन होगा। ये भी पता होना चाहिए कि पहले उत्तर कौन सा आना चाहिए। फिर उसके बाद में ट्रोपोमायोसिन, उसके बाद में ट्रोपोनिन, और उसके बाद होता है एक्टिनिन। मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, एक्टिनिन, ये 5 प्रोटीन होती हैं जो 20% बनाती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो होगी वो आपको बताया था मैंने मायोसिन और एक्टिन होगी। अब इसके बाद में इसके अंदर 5% शेष जो रह गए वो अन्य पदार्थ होते हैं। 5% के अंदर क्या है फिर? हाँ क्या? मैं समझा नहीं क्या बोल रहे थे। आइंस नहीं, आइंस से पहले क्या होगा इंपॉर्टेंट। हमारे शरीर में कोशिकाओं में जो खाद्य पदार्थ संचित रहता है वो कहाँ पर रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया में तो खाद्य पदार्थ का दहन होता है। कौन सी कोशिकाओं में खाद्य पदार्थ का संचयन होता है ये भी पता है आपको? पाचन तंत्र में। यकृत के अंदर, यकृत के अंदर भोजन संग्रहित होता है। आपको मैंने बताया ना कि जब आप खाना नहीं खाते हैं या देर से खाना खाते हैं तो कोशिकाओं को तो खाने की ज़रूरत है, आपको चाहे नहीं है, तो उस समय जो यकृत कोशिकाओं के अंदर जो भोजन हमारे अंदर सुरक्षित भोजन के रूप में है, क्या है वो? किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन। वो किस में परिवर्तित हो जाता है? ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। तो ग्लाइकोजन या तो होता है यकृत कोशिकाओं में या फिर होता है वो किसके अंदर? हमारी पेशियों के अंदर। पेशियों के अंदर ग्लाइकोजन पाया जाता है। या तो ग्लाइकोजन के रूप में खाद्य पदार्थ का संग्रह होता है या फिर किसके रूप में होता है। और ग्लाइकोजन उत्तर नहीं होगा तो क्या होगा उत्तर? ग्लाइकोजन में उत्तर नहीं दूं तो दूसरा उत्तर क्या होगा? हमारे शरीर में खाद्य पदार्थ जो संग्रहित रहता है इमरजेंसी के लिए, संकट अवस्था के लिए, एक तो ग्लाइकोजन है, दूसरा क्या रहता है? फैट, बसा, बसा के रूप में संग्रहित रहता है। बसा कहाँ पाई जाती है? कहाँ पर संग्रहित रहेगा बसा के रूप में? त्वचा के नीचे, स्किन के नीचे। जो आदमी ज़्यादा मोटा होगा उसमें ज़्यादा फैट है, तभी तो कहते हैं फैट कम करो। आप ज़्यादा आवश्यकता ज़्यादा खाना खा रहे हो, आपकी एनर्जी तो ज़्यादा ले रहे हो और खर्च एनर्जी कम कर रहे हो। आमदनी तो ज़्यादा है और पैसा कम है तो पैसा तो रहेगा ना घर में। तो उसी तरीके से ज़्यादा आप एनर्जी ले रहे हो, स्टार्च खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, बसा खा रहे हो, तो ज़्यादा एनर्जी का संग्रह आप कर रहे हो। आवश्यकता से अधिक भोजन आपके अंदर संग्रहित है और एनर्जी का आउटपुट जो है, एनर्जी का जो एक्सपेंडिचर्स है, एनर्जी का खर्चा है, आप व्यायाम करते हैं, तेज़ी से आप चलते हैं तो उसमें एनर्जी खर्च हो रही है। तो ज़्यादा एनर्जी खर्च कर रहे हो, बैलेंस रहना चाहिए। जितना एनर्जी आवश्यक है उतना लें और जितना जितना आवश्यक उतना खर्च करें। तो बसा यदि आप बहुत लंबे समय तक भोजन नहीं लें, जैसे कोई आदमी बहुत लंबे समय तक बीमार है तो पहले तो उसका ग्लाइकोजन काम में आएगा, उससे ग्लूकोज बनेगा। ग्लाइकोजन भी खत्म हो गया, वो खाना नहीं खा रहा है, तो मैंने कहा हंगर स्ट्राइक पर कोई आदमी बैठा है तो वो 10 दिन 15 दिन निकाल लेता है। कैसे निकाल लेता है? पहले ग्लाइकोजन काम आएगा। पहले कहाँ का? यकृत का ग्लाइकोजन, फिर पेशी का ग्लाइकोजन, फिर उसके बाद में जो त्वचा के नीचे जो फैट है वो धीरे धीरे कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाता है और वो व्यक्ति फिर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाई देने लगता है, लीन एंड थिन दिखाई देने लगता है कि उसका फैट धीरे धीरे काम में आ गया है। तो एक तो ग्लाइकोजन, दूसरा ग्लाइकोजन के अलावा इसके अंदर अमीनो अम्ल, खनिज लवण और सबसे महत्वपूर्ण जो एक होता है जो एनर्जी देता है पेशी कोशिकाओं को,
उनको कहते हैं फॉस्फोजन, फॉस्फोजन्स, जिसके के अंदर फॉस्फोरस होता है, फॉस्फेट होता है। और मसल के अंदर कई बार क्वेश्चन आ चुका है, बार बार आपको मिलेगा किताबों में, देखेंगे कि मसल के अंदर, पेशी के अंदर एनर्जी का स्रोत क्या होता है, ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो आप लिखेंगे क्रिएटिन फॉस्फेट, क्रिएटिन फॉस्फेट, जो एटीपी काम आएगी उसको, एटीपी काम आती तो क्या बनता है, एडीपी बनता है। एडीपी को दोबारा से किस में कन्वर्ट कर देगा, एटीपी में। कौन कर देगा, क्रिएटिन फॉस्फेट। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसकी जगह पर क्रिएटिन क्रिएटिन फॉस्फेट। तो इसमें फॉस्फोरस है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, फॉस्फेजन्स। तो पेशियों के अंदर ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो क्रिएटिन फॉस्फेट होता है। हमारे अंदर कशेरुकियों में जो अकशेरुक होते हैं, इनवर्टिब्रेट, उनके अंदर होता है आर्जिनिन फॉस्फेट। आर्जिनिन फॉस्फेट, क्रिएटिन फॉस्फेट की जगह फॉस्फोक्रिएटिन भी लिखा जाता है। फॉस्फोक्रिएटिन, पहले फॉस्फोरस लिख दिया। आर्जिनिन फॉस्फेट को कई जगह फॉस्फो आर्जिनिन भी लिखा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं किए हैं, दोनों का मतलब एक ही है, चाहे मैं क्रिएटिन फॉस्फेट कहूँ या फॉस्फोक्रिएटिन कहूँ, या आर्जिनिन फॉस्फेट कहूँ या फॉस्फो आर्जिनिन कहूँ। तो ये तो पेशी कोशिका का रासायनिक संगठन होता है। दोबारा सुन लीजिएगा, जल सबसे ज़्यादा है तंत्रिका कोशिका के बाद में। ये आवश्यक प्रोटीन्स होती हैं जो कि पेशीय संकुचन में भाग लेती हैं। सबसे महत्वपूर्ण मायोसिन होती है, उसके नीचे एक्टिन होती है, उसके बाद अन्य पदार्थों में ग्लाइकोजन खाद्य पदार्थ के रूप में, और फॉस्फोजन्स जो ऊर्जा का सप्लाई करते हैं मसल के अंदर। पेशीय से एडीपी बनता है, और आप पढ़ेंगे वो एडीपी दोबारा से किस में परिवर्तित कर देगा, एटीपी में। कौन कर देगा, क्रिएटिन फॉस्फेट या फॉस्फोक्रिएटिन। अब जो मायोसिन जो है, मायोसिन क्या कर रही है, मैंने आपको बताया था, मायोसिन बना रही है ये प्राइमरी तंतु, और मायोसिन प्रोटीन से ही प्राइमरी तंतु के रूप में क्या बन रहे हैं, ये अनुप्रस्थ सेतु, क्रॉस ब्रिज बन रहे हैं। एक क्रॉस ब्रिज को आप देखें, मायोसिन जो क्रॉस ब्रिज बनाता है, तो ये मायोसिन का क्रॉस ब्रिज जो है वो इस तरह का है। ये मैंने यहाँ से इस तरह बना दिया आपको। और मायोसिन का जो अणु होता है, उसका जो अनुभार होता है वो होता है 5 लाख। 5 लाख, एक मायोसिन अणु का अनुभार 5 लाख होता है। अब यदि मायोसिन जो प्रोटीन है, मायोसिन प्रोटीन को यदि मैं कोई ऐसा एंजाइम काम में लूँ इसके ऊपर जो प्रोटीन का पाचन कर दे, प्रोटीन का विघटन कर दे, ऐसे एंजाइम को क्या कहते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, जो प्रोटीन का विघटन कर दे, जैसे कि पेप्सिन, जैसे कि ट्रिप्सिन। तो मैं यदि मान लो ट्रिप्सिन एंजाइम ले लूं, तो ट्रिप्सिन से ये मायोसिन 2 में विभाजित हो जाएगा। एक तो हो जाता है भारी मीरोमायोसिन, और एक होता है हल्का मीरोमायोसिन। भारी मीरोमायोसिन को हैवी मीरोमायोसिन, इसको हम कहते हैं लाइट मीरोमायोसिन। इंग्लिश में बोलेंगे तो LMM हो जाएगा, लाइट मीरोमायोसिन, हल्का मीरोमायोसिन, और उधर हो जाएगा हैवी मीरोमायोसिन का मतलब HMM। यानी ट्रिप्सिन एंजाइम से ही 2 में डिवाइड हो जाएगा। अब इसका पूरा जो है, जो एक मायोसिन मॉलिक्यूल है, उसकी जो लंबाई होती है इसकी, वो 1500 एंगस्ट्रॉम होती है लेंथ, और इसका जो डायमीटर है वो होता है 20 से 40 एंगस्ट्रॉम।
व्यास जो इसका होता है 20 से 40 एंगस्ट्रॉम, लंबाई इसकी होती है 1500 एंगस्ट्रॉम। अब दोनों में अंतर क्या है? जो भारी मीरोमायोसिन है, यहां तक तो ये है भारी मीरोमायोसिन HMN, और इसके नीचे का वाला भाग क्या है? अनुप्रस्थ सेतु का लाइट मीरोमायोसिन। ये मैंने जो बनाया है ये हैवी मीरोमायोसिन को प्रदर्शित कर रहा है, नीचे वाला लाइट मीरोमायोसिन को प्रदर्शित कर रहा है। हैवी मीरोमायोसिन की जो लंबाई होती है वो इसमें से 1000 एंगस्ट्रॉम, और इसका डायमीटर जो होगा वो 20 से 40 एंगस्ट्रॉम होगा। इसकी जो लंबाई होगी वो 500 एंगस्ट्रॉम, और इसका जो डायमीटर होगा वो केवल 20 एंगस्ट्रॉम होगा। टोटल मैंने कितना बताया था? 1500 एंगस्ट्रॉम। इसके दो भाग हो गए, 1000 और 500। हैवी मीरोमायोसिन 1000 एंगस्ट्रॉम की लंबाई का, ये 500 एंगस्ट्रॉम। ज़्यादा से ज़्यादा व्यास कितना हो सकता है? 20 से 40, वो हैवी मीरोमायोसिन का है। कम से कम कितना हो सकता है? 20, वो लाइट मीरोमायोसिन का। अब इसको देखिए आप, ये हैवी मीरोमायोसिन की संरचना आप देखें, ऊपर वाला भाग है वो तो इसका हेड, फूला हुआ एक भाग है, उसको सिर कहेंगे इसका। और ये जो है इसकी, ये हो गया टेल, हेड एंड टेल। ऊपर वाला भाग हेड है जो एक्टिन की तरफ है, और नीचे वाला भाग वो टेल के रूप में होता है। इसके बाद जो लाइट मीरोमायोसिन है उसके अंदर हेड नहीं होता, उसके अंदर ये एक रॉड नुमा सलाखा, रॉड नुमा संरचना है। ये रॉड जैसी संरचना है, ये वाली लाइट मीरोमायोसिन सलाखा, और ऊपर है हेड और टेल। अब दोनों में अंतर क्या है? हैवी मीरोमायोसिन का कार्य क्या होगा? जब मसल के अंदर संकुचन होगा, तो मैंने क्या बताया था, ये जो हैवी मीरोमायोसिन का अग्रसिरा है ये किसके कांटेक्ट में आएगा? ये एक्टिन के कांटेक्ट में आ जाएगा, यानी ये इसको टच कर जाएगा। यहां देखिएगा, ये किसके पास है? एक्टिन के पास है। ये किसके पास है? एक्टिन के पास है। तो ये वाला भाग तो एक्टिन के संपर्क में नहीं आ सकता, लेकिन ये चूंकि इसके नजदीक है, किस तरह से आएगा वो अभी बाद में बताएंगे, लेकिन ये इसके कांटेक्ट में आकर के दोनों एक दूसरे को स्पर्श करके एक थोड़े समय के लिए अस्थायी एक सम्मिश्रण बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। और चूंकि वो दोनों से मिलकर बन रहा है, ये मायोसिन को प्रदर्शित कर रहा है, ये एक्टिन है, तो उसका सम्मिश्रण का नाम हो जाएगा एक्टोमायोसिन सम्मिश्रण। तो ये तो क्रॉस ब्रिज का जो भाग है हैवी मीरोमायोसिन का हेड, ये एक्टिन के साथ में संयुग्मित हो सकता है, लेकिन ये वाला भाग संयुग्मित नहीं हो सकता क्योंकि एक्टिन के पास में नहीं है। दूसरा आप आगे पढ़ेंगे कि यदि इस पर एटीपी आ जाए इस वाले भाग पर, तो वो एटीपी हाइड्रोलाइज हो जाएगा। हैवी मीरोमायोसिन के दूसरा लक्षण क्या होता है कि ये एटीपी को हाइड्रोलाइज कर सकता है, एटीपी को विघटित कर सकता है। किसमें कर सकता है? एडीपी और इनॉर्निक फॉस्फेट में, और जो ऊर्जा निकलेगी वो किसमें काम आ जाएगी? पेशीय संकुचन में। लेकिन ये वाला भाग नहीं कर सकता, इसके दोनों लक्षण नहीं है। ना तो ये एक्टिन के साथ मिलकर एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बना सकता है, ना ही ये एटीपी को विघटित कर सकता है। ये क्या करेगा? केवल इस क्रॉस ब्रिज को सपोर्ट दे रहा है, उसको सहारा प्रदान कर रहा है। नीचे है कोई चीज़ तो क्या कर रही है? तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, तो केवल इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये तो संरचना किसकी होती है? ये मायोसिन मॉलिक्यूल की होती है। मायोसिन जो बना हुआ है आपका प्राइमरी जो तंतु बनाता है। इसी तरह से जो एक्टिन होता है, एक्टिन जो मॉलिक्यूल है उसका अनुभार होता है 70,000 मॉलिक्यूलर वेट। एक्टिन का अनुभार 70,000 है, मायोसिन का 5 लाख होता है। यानी मायोसिन ज्यादा जटिल है, एक्टिन सरल है। एक्टिन जो होता है वो छोटे छोटे मोनोमर, मोनोमर समझते हैं, एकल इकाई, उससे बना होता है, और उसको हम कहते हैं जी एक्टिन। जैसे ये जी एक्टिन का एक है, ये जी एक्टिन का एक है, तो ये जी एक्टिन, जी का मतलब यहां क्या है? ग्लोबुलर, ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, ग्लोबुलर को ये प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए मैंने उसका पहला लेटर ले लिया जी। जी एक्टिन के ये जो अणु है ये मिलकर के
एक जानते हैं आप, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं बहुलीकरण, यानी पॉलीमराइजेशन। छोटे छोटे अणु मिलकर के बड़ा अणु बना लें तो हो गया पॉलीमराइजेशन। तो ये तो हो गया मोनोमर, एकल अणु, और ये मिलकर के ऐसे संयुग्मित होकर के पॉलीमर बना लेते हैं। उस पॉलीमर को हम कहते हैं एफ एक्टिन। एफ एक्टिन, एटीपी इसमें काम आता है। तो ये जी एक्टिन के अनेक अणु मिलकर के जो एकल अणु होते हैं वो संयुग्मित होकर के और बहुलक बना लेते हैं एफ एक्टिन। एफ का मतलब होता है फाइब्रस एक्टिन, यानी जी एक्टिन तो सरल है, जी एक्टिन तो पानी में घुलनशील होता है। एफ एक्टिन पानी में घुलनशील नहीं होता, वो अघुलनशील होता है, वो उसका बहुलक बन गया, पॉलीमर बन गया, पॉलीमराइजेशन। तो एक एफ एक्टिन की चेन, एक तो एक एफ एक्टिन चेन हो गई, दूसरी ऐसी चेन एक दूसरी हो जाए, और दोनों जैसे रस्सी देखी आपने, दो एक दूसरे के अंदर ऐसे पुरो दी जाती है। जैसे मैं उसको, कोई एक रॉड है उसको ऐसे कर दूं यूं, और दूसरा इसके ऊपर ऐसे कर दूं, तो दो हो गई ये दो चेन। तो ऐसे एक एफ एक्टिन की चेन और दूसरी दो चेन मिलकर के और एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाती हैं, ट्विस्ट हो जाती हैं एक दूसरे पर, और एक इस तरह की संरचना पूरी बन जाएगी जो दो चेन से मिलके बनी है, और उसको हम कहेंगे एक्टिन। तो इस तरीके से एक्टिन किससे मिलके बना है? एक एक्टिन फिलामेंट दो एफ एक्टिन की चेन से मिलके बना है, और दो एफ एक्टिन की चेन एक दूसरे पर कुंडलित होती हैं। एक एफ एक्टिन किससे मिलके बना है? कई सारे जी एक्टिन से मिलके बना है। जी एक्टिन एफ एक्टिन बनाती हैं, एफ एक्टिन की दो चेन मिलकर के एक एक्टिन फिलामेंट का निर्माण करती हैं। तो मायोसिन और एक्टिन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जब मसल के अंदर संकुचन होता है। अब देखिए मसल के अंदर संकुचन किस तरह से होता है। नेक्स्ट लिखिए, पेशी संकुचन की क्रियाविधि। पेशी संकुचन की क्रियाविधि यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मैकेनिज्म ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन, संरचना आपको पता है तो आसानी से आप समझ सकते हैं पेशी संकुचन की क्रियाविधि, किस तरह से पेशियां कार्य करती हैं हमारे शरीर में। तो इसमें पहला आप लिखिएगा, पेशी का उत्तेजन यानी कि एक्साइटेशन ऑफ मसल। और मसल, या इसी को हम कह सकते हैं संकुचन का प्रारंभ। यानी इनिशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, किस तरीके से संकुचन प्रारंभ होता है। पेशी का उत्तेजन, एक्साइटेशन ऑफ मसल, या संकुचन का प्रारंभ, इनिशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए, कल आपको बताया था मैंने, हर एक पेशी को एक तंत्रिका, हर एक पेशी को एक तंत्रिका का वितरण होता है, यानी कि बगैर नर्व के पेशी काम नहीं कर सकती। और आपको बताया था कौन सी तंत्रिका जाती है, मोटर, जिसको कहते हैं प्रेरक या चालक। एक तो संवेदी बताया था और एक मोटर। तो जैसे मान लो ये पेशी है आपकी, तो इस पेशी को कोई ना कोई, जैसे एक पेशी है तो मैंने बताया था पेशी से एक तरफ तो क्या जुड़ा हुआ है, नर्व जुड़ी हुई है, और एक तरफ उससे पॉन, कल बताया था ओरिजिन वाला भाग कहते हैं उद्भव, कल का लेक्चर पढ़ के आए आप। एक तरफ छोटा सिरा होता है उसको कहते हैं उद्भव, उससे तो क्या है पेशी किससे जुड़ी हुई है, किसी बोन से, अस्थि से या कार्टिलेज से जुड़ी हुई है, और दूसरा उससे तंत्रिका जुड़ी हुई है। अब मैं इसी चीज़ को ऐसे नहीं बना करके इसको यूं बना दूं कि जैसे ही कोई तंत्रिका किसी पेशी को स्पर्श करती है
अब चाहे वो इधर से कर रही है, होना तो क्या चाहिए इधर से करती है, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको इधर से बना रहा हूँ। तो जैसे ही ये तंत्रिका ये आ रही है पेशी की तरफ, और इसको हम कह रहे हैं प्रेरक, या नहीं, सेंसरी तो संवेदी होती है, यह मोटर। जो कोई तंत्रिका मैंने बताया था, यदि सूचना को लेके आती है तो उसको मोटर कहते हैं, और जो लेके जाती है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ उसको कहते हैं संवेदी। तो इसको प्रेरक तंत्रिका या चालक तंत्रिका हम कहते हैं। तो ये जब आती है किसी मसल के पास में, जैसे ये मान लो ये मसल है, मसल पेशी जो बताया आपको सार्कोलेमा ये। तो जैसे ही ये पास में आएगी इसके, तो एक तो ये कि ऐसे ही इसको टच कर जाए यूं, लेकिन यूं टच नहीं करती है। जैसे इसके पास जाएगी इससे अनेक ब्रांचेज निकल जाएंगी इस तरीके से, ये अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती है। और इनका जो अंतिम सिरा होता है वो फूल जाता है। तो जब ये शाखाओं में विभाजित हो गई, इस पूरी संरचना को यहां से लेकर के यहां तक ये संरचना जो बनी है, इसको नाम दिया जाता है प्रेरक अंतस्थ पट्टिका, यानी कि मोटर एंड प्लेट। मोटर तो बता रहे हैं प्रेरक, एंड का मतलब अंतिम, और ऐसे यूं फैल जाएगी, प्लेट लाइक संरचना हो गई। मोटर एंड प्लेट END, या प्रेरक अंतस्थ पट्टिका। और इसका ये जो भाग फूला हुआ है, सिनेप्सिस नहीं कहते इसको, कहते हैं सोल फुट। फुट का मतलब हो गया पाद, फूला हुआ, और सोल का मतलब तलवा जो होता है, यानी कि पाद तल, सोल फुट ये हो गया। या आधार भी कह सकते हैं इसको, पाद आधार, सोल फुट। और ये जो आप देख रहे हैं संरचना, ये है पेशी तंतु, और इसके चारों तरफ जो मैंने आपको बताया था, ये हो जाएगी सार्कोलीमा। तो इस तरीके से तंत्रिका और पेशी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। लेकिन इसी को हम और अच्छे ढंग से देखें, कि बड़ा करके देखें, कि जहाँ पर कोई भी तंत्रिका पेशी से मिलती है, दोनों की जो संधि होती है, वहाँ पर संरचना किस तरह की होती है, उसको विस्तार से या किसी सूक्ष्मदर्शी से देखें। तो ये तो है सोल फुट। ये तो क्या होगा, सोल फुट। मैं केवल क्या बना रहा हूँ आपको, सोल फुट। सोल फुट तो किसको प्रदर्शित कर रहा है, तंत्रिका को, और सार्कोलीमा किसको प्रदर्शित कर रही है, पेशी को। तो ये सोल फुट है जो फूला हुआ भाग है, जो पाद आधार या पाद तल जिसको हमने कहा है, इसके अंदर ये गोलाकार आकृति की अनेक संरचनाएं पाई जाती हैं। और ये जो संरचनाएं होती हैं, ये क्या है, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये हमारी जो तंत्रिका होती है उसकी क्रियाविधि है, उसको ये संचालित करता है।
यानी कि सूचनाओं को एक तंत्रिका से दूसरे तंत्रिका पर स्थानांतरित करता है एसिटाइल कोलिन। और जो एसिटाइल कोलिन है, ये पूछा जाता है उसका निर्माण कौन करता है, उसका संश्लेषण कौन करता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, कौन सा कोशिकीय अंगक एसिटाइल कोलिन का संश्लेषण करता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य तो क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन करना, इसलिए उसका पावर हाउस कहते हैं सेल का। लेकिन उसके ये मतलब एक ही कार्य होता है, वो प्रमुख कार्य है, बाकी उसके अलावा दूसरे कार्य भी होते हैं। तो एक कार्य ये यदि आप नहीं पढ़ते हो तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा उसका, यदि क्वेश्चन आता है तो, कि हमारी तंत्रिका के अंदर एसिटाइल कोलिन का संश्लेषण कौन सा कोशिकीय अंगक करवाता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये तो मैंने केवल ये चीज बनाई है, देखिएगा। अब इसके चारों तरफ जो सार्कोलिमा है, वो सार्कोलिमा किस तरह से होगी, वो सार्कोलिमा यहाँ तो मैंने सीधी बना दी, लेकिन ये इस तरह से नहीं हो करके इसमें ऐसे फोल्डिंग्स होती हैं सार्कोलिमा में। सोल फूड के चारों तरफ सार्कोलिमा के अंदर अनेक फोल्डिंग्स पाई जाती हैं, अंतर्वलन जिसको कहते हैं, फोल्डिंग्स पाई जाती हैं। किसके बनी हुई हैं, ये सार्कोलिमा से बनी हुई हैं। और ये दोनों जो मिल रहे हैं, तंत्रिका और पेशी, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तंत्रिकीय पेशीय संधि। समझ में आ रहा है आपको ये बात, यानी कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तंत्रिकीय तो क्या प्रदर्शित कर रहा है, न्यूरो, पेशी यानी कि मसल, नर्व और मसल जहां पर मिलती है उस जगह को हम कहते हैं तंत्रिकीय पेशीय संधि। और ये जो सार्कोलिमा की जो फोल्डिंग है, इनको साइनेप्टिक, ये तो पता है आपको कि दोनों की संधि को साइनेप्सिस कहा जाता है। होता तो क्या है, जहां दो नर्व मिलती हैं उसको साइनेप्सिस कहते हैं, लेकिन साइनेप्सिस का मतलब संधि, कोई युग्मक स्थान जहां पर की दो संरचनाएं मिलती हैं। तो ये जो है, इसको हम साइनेप्टिक गटर का नाम देते हैं। ये इस तरह से पिट जो बन रहे हैं ना, गड्ढे नुमा संरचनाएं, साइनेप्टिक गड्ढे इसको कहते हैं। और ये जो बीच में जो जगह है, इसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, यानी कि साइनेप्टिक संधि का जो स्थान या साइनेप्टिक स्थान, इसको हम कहते हैं। साइनेप्टिक बिदर भी कह सकते हैं हिंदी में, क्लेफ्ट का मतलब बिदर, जो स्थान जो है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये होता है लगभग 200 एंगस्ट्रॉम। इसमें बीच की जो जगह कितनी है, 200 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से ये तंत्रिका और पेशी का स्थान है जहां पर कि ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। अब होता क्या है, शुरुआत किस तरीके से होती है संकुचन की, किस तरह से पेशीय संकुचन प्रारंभ होता है। आपने अभी तंत्रिका तंत्र नहीं पढ़ा है, तंत्रिका तंत्र में आप पढ़ेंगे आवेग जो होता है, इम्पल्स, उसके रूप में सूचनाएं एक जगह से दूसरे स्थान पर प्रसारित होती हैं। और जब तंत्रिका पर कोई आवेग होता है तो उसकी स्थिति जो होती है वो होती है डिपोलराइज, विध्रुवीकरण। अब ये सब चीज़ें थोड़ा सा पूरा तो नहीं समझ सकते, तंत्रिका तंत्र में समझेंगे, लेकिन आप तो ये समझ सकते हैं, जब तंत्रिका के ऊपर कोई भी इम्पल्स, आवेग होता है, आवेग का मतलब जो सूचना को एक जगह से दूसरी जगह भेजे, तो जब आवेग उस पर होता है तो उस पर थोड़ा बहुत विद्युत विभव होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसके ऊपर होता है, सोडियम और पोटेशियम आयंस के स्थानांतरण की वजह से। वो तो तंत्रिका तंत्र में पढ़ेंगे, लेकिन उस विभव की जो द्विध्रुवीय विभव, या जिसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन एक्शन पोटेंशियल, जब तंत्रिका के ऊपर आवेग होता है तो उस समय उस पर जो विद्युत विभव जो होता है उसकी वैल्यू होती है +30 मिलीवोल्ट।
+30 मिलीवोल्ट। यानी कि इसमें जो कैटाइंस होते हैं, प्लस का मतलब हो गया कैटाइंस, धनायन, धनायन यहाँ पर क्या होंगे, सोडियम और पोटेशियम, उनकी मात्रा तंत्रिका के अंदर 30 गुना ज़्यादा होती है बजाय के बाहर के। तो 30 गुना अंदर मात्रा ज़्यादा है, तो इसकी वजह से इसको हमने क्या दे दिया, प्लस चार्ज दे दिया, +30 मिलीवोल्ट। और जब उस पर आवेग नहीं होता है, उस समय आप पढ़ेंगे चार्ज जो होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन का चार्ज होता है, वो -70 से -90 या -85 मिलीवोल्ट होता है। तो वो तो बाद में जिक्र करेंगे। लेकिन जब आवेग इसके ऊपर है तो उसका जो विभव है वो +30 मिलीवोल्ट है। +30 मिलीवोल्ट यहाँ पर चार्ज होने की वजह से क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन है, जो तंत्रिका का अंतिम सिरा क्या कहलाता है, एक्सॉन। तो एक्सॉन के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है उसको कहते हैं एक्सोलिमा। उसकी पारगम्यता बढ़ जाती है, परमेबिलिटी बढ़ जाती है, और उससे ये जो एसिटाइल कोलिन की जो वेसिकल्स हैं, एसिटाइल कोलिन यहाँ पर जो है, ये एसिटाइल कोलिन बाहर अपना पदार्थ बाहर निकाल देता है। एसिटाइल कोलिन किससे बना हुआ है, एसीटेट प्लस कोलिन। एसीटेट को हम क्या कह सकते हैं, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। तो एसीटेट और कोलिन ये पदार्थ बाहर निकल आते हैं, और ये जब पदार्थ बाहर निकल के आ जाएंगे और जैसे ही ये पदार्थ किसको स्पर्श करेंगे, सार्कोलिमा को स्पर्श करेंगे। सार्कोलिमा किसको प्रदर्शित कर रहा है, मसल को, पेशी को। तो जैसे ही ये पदार्थ सार्कोलिमा को स्पर्श करेंगे तो ये आवेग किस पर स्थानांतरित हो जाएगा, ये पेशी पर स्थानांतरित हो जाएगा, और पेशी के अंदर संकुचन की क्रिया प्रारंभ होने लायक हो जाएगी पेशी। इसलिए मैंने क्या लिखा है, पेशी का उत्तेजन या संकुचन का प्रारंभ। संकुचन कैसे होता है वो नहीं बताया, लेकिन संकुचन का प्रारंभ करने के लिए क्या जरूरी है हमारे पास, +30 मिलीवोल्ट। +30 मिलीवोल्ट प्रभाव से ये एसिटाइल कोलिन की वेसिकल्स यहाँ आ जाती हैं निकल के साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, और जैसे ही ये सार्कोलिमा को स्पर्श करेंगी तो ये तंत्रिका का आवेग है वो तंत्रिका से पेशी में स्थानांतरित हो जाएगा, और पेशी के अंदर संकुचन क्रिया प्रारंभ होगी। अब आप ये मान के चलें कि ये मान लो लगातार एक्टिविटी होती रहे, मैं से हाथ को अपने आप हिलाता रहूँ लगातार, तो इसका मतलब लगातार जब एक्टिविटी हो रही है तो सारी एसिटाइल कोलिन वेसिकल्स बाहर निकल के आ गई। तो आ गई तो एक तो ये रास्ता जो है सार्कोलिमा, ये किससे ढक गया, ये एसिटाइल कोलिन वेसिकल से ढक गया। तो और मान लो सारी एसिटाइल कोलिन वेसिकल ने इसको ढक लिया सरफेस को, तो नई एसिटाइल कोलिन वेसिकल को तो सरफेस ही नहीं मिलेगी सार्कोलिमा की, तो वो आवेग स्थानांतरित नहीं होगा उस केस में। तो जैसे ही ये सार्कोलिमा को टच कर लेती है और उनका कार्य खत्म हो जाता है, तो उस समय क्या होता है, जब कार्य खत्म हो जाएगा तो ये जो एसीटेट और कोलिन पदार्थ है वो वापस किस में चला जाएगा, इस सोल फुट के अंदर चला जाएगा। कैसे चला गया ये, कि ये जो देख रहे हैं आप, ये स्थान जो फूला हुआ है, यहाँ पर एक एंजाइम होता है, उसको कहते हैं कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम। कोलिन एस्ट्रेज नामक एंजाइम होता है। तो कोलिन एस्ट्रेज क्या करता है कि जब एसिटाइल कोलिन वेसिकल्स अपना काम खत्म कर देती हैं, यानी इन्होंने आवेग को स्थानांतरित कर दिया पेशी के ऊपर, तो ये कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम यहाँ से बाहर निकलता है, और वो क्या करता है, एसिटाइल कोलिन को डिसॉल्व कर देता है किसमें, एसीटेट और कोलिन के अंदर। एसीटेट का मतलब एसिटिक अम्ल और कोलिन, और ये पदार्थ अवशोषित हो जाते हैं दोबारा से सोल फुट में, और वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एसीटेट और कोलिन को दोबारा से मिला देता है, और क्या बना देगा, दोबारा से एसिटाइल कोलिन। तो ये नहीं कि आपका एसिटाइल कोलिन बाहर निकल के आ गया तो आप बाहर से कोई टैबलेट की फॉर्म में, इंजेक्शन की फॉर्म में रोज एसिटाइल कोलिन लेते रहें। ये केवल क्या करता है, एसीटेट और कोलिन दोबारा से संयुग्मित हो जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया इसको संयुग्मित करते हैं, तो हमारे शरीर में एसिटाइल कोलिन की मात्रा निश्चित बनी रहती है और हमारी पेशी को लगातार काम करते हैं। तो बाहर आ गया, काम किया इसने कोलिन एस्ट्रेज ने उसको डिसॉल्व कर दिया एसीटेट और कोलिन में, एसीटेट कोलिन दोबारा चले गए अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया ने उसको संयुग्मित कर दिया, दोबारा से एसिटाइल कोलिन बन गया। तो ये क्रिया निरंतर हमारे शरीर में चलती रहती है। तो ये तो हुआ पेशी का संकुचन प्रारंभ कैसे होता है। अब आप पढ़ेंगे नेक्स्ट, जैसे मुझे कल बताया था उन्होंने, मंडे फ्राइडे की तो कल की छुट्टी है आपकी, सैटरडे छुट्टी रहती है, मंडे मैं ही लूँगा आपकी क्लास, पहले मैं नहीं ले रहा था, मंडे, ट्यूसडे नहीं लूँगा, ट्यूसडे बाहर रहूँगा, मंडे वेडनेसडे और एक शायद 15 अगस्त की छुट्टी है।